हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी प्लस अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ सीएचएसएल 2024 के लिए प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, जिसके तहत सीएचएसएल 2023 के प्रीवियस ईयर पेपर को वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 13 है। इससे पहले हम 12 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं, आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं, वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। इसके अलावा आपको इस क्लास का पीडीएफ भी मिल जाएगा। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और वो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था? इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द रिजोल्यूशन डिक्लेयरिंग पूर्ण स्वराज पास्ड? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी मद्रास या फिर ऑप्शन डी लाहौर। देखिए, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था लाहौर अधिवेशन में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लाहौर। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पहले भी बता चुका हूँ और आज फिर से मैं आपको इसका कंप्लीट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बताऊंगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इसके संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि स्कॉटलैंड के एक सैन्य अधिकारी थे। कौन? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इनको हम एओ ह्यूम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और एओ ह्यूम को ही शिमला का संत भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। वैसे कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में प्रस्तावित था, लेकिन वहां पर नहीं हो सका क्योंकि वहां प्लेग फैल जाने की वजह से वहां नहीं हो सका। इस वजह से कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने प्रतिनिधि भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने। क्वेश्चन बन सकता है भैया कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो आप इसका सही जवाब देंगे 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 72 प्रतिनिधियों। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है दादा भाई नेहरू जी का। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नेहरू जी ने, और दादा भाई नेहरू जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे थे। कितने बार अध्यक्ष रहे थे? 3 बार अध्यक्ष रहे थे। क्वेश्चन एग्जाम में बनता है भैया कि दादा भाई नेहरू जी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? 3 बार रहे थे। और दादा भाई नेहरू जी ने ही इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया था। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हम कहते हैं, इसका ये नामकरण जो दिया है, इसको जो नाम दिया है, वो दिया है दादा भाई नेहरू जी ने। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, याद रखेंगे इसे। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन, याद रखेंगे। अब हम कुछ अधिवेशन देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, सबसे पहले देखेंगे तीसरा अधिवेशन। अच्छा, पहले अधिवेशन के बारे में तो पता लग गया, पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, तीसरे अधिवेशन को देख लेते हैं। तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखेंगे। और तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में तीसरा अधिवेशन हुआ था। इसके बाद आता चौथा अधिवेशन, और चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूल ने। और ये जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे कांग्रेस के। पहले अंग्रेज अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे? जॉर्ज यूल थे, याद रखेंगे इस चीज को। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। इसके बाद आया 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस अधिवेशन में भारत का पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, भारत का पहली बार राष्ट्रीय गीत किस अधिवेशन में गाया गया था? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रहीमतुल्लाह सयानी ने। किसने की थी? रहीमतुल्लाह सयानी ने, याद रखेंगे। रहीमतुल्लाह सयानी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और इसी अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। इसके बाद आता है 1907 का सूरत अधिवेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया, एक गर्म दल में और एक नरम दल में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने। किसने की थी इस अधिवेशन की अध्यक्षता? बाद में रास बिहारी बोस ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1907 के सूरत अधिवेशन की, याद रखेंगे। 1907 के सूरत अधिवेशन से कांग्रेस का विभाजन हो गया 2 वर्गों में, एक गर्म दल और एक नरम दल। ठीक है। अच्छा, ये एक कब हो गए थे? 1916 में हो गए थे, यह मैं भी बताऊंगा अभी आपको। देखिए, इसके बाद आता है 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन गाया गया था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर ने की थी। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं 1916 का लखनऊ अधिवेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1907 और 1916 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से है क्योंकि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया और 1916 में
ये कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था वो सब एक हो गए थे, करम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग तीनों ही एक हो गए थे, और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार कर लिया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चंद्र मजूमदार ने। किसने की थी? अंबिका चंद्र मजूमदार ने, याद रखेंगे इसे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन इस वजह से इंपॉर्टेंट है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी श्रीमती एनी बेसेंट ने, और ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी, ठीक है, याद रखेंगे। 1924 का बेलग्राम अधिवेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने, और महात्मा गांधी ने केवल एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की, वो कौन सी अधिवेशन था? बेलग्राम। बेलग्राम कहाँ पर है? कर्नाटक में। अच्छा, आगे चलते हैं। इसके बाद आता है 1925 का कानपुर अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी, याद रखेंगे। और ये ही स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल भी बनी। कौन बनी? सरोजनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी। अच्छा, इसके बाद आता है 1929 का लाहौर अधिवेशन। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और इस अधिवेशन में सबसे पहले पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। अभी जो क्वेश्चन पढ़ा है वो हमने यही वाला क्वेश्चन पढ़ा है, पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो लाहौर अधिवेशन में हुई थी। इसी सम्मेलन में रावी नदी के तट पर सबसे पहले तिरंगा फहराया गया था, और यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, और पहला स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। इसी वजह से हमारा संविधान वैसे तो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, इसको अलंकृत भी कर लिया गया था, लेकिन पूरी तरह से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ था? इस वजह से लागू हुआ था क्योंकि हम 1930 से स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहे हैं 26 जनवरी वाले दिन, ठीक है। इस वजह से हमारे संविधान को पूरी तरह से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, याद रखेंगे ये सारी चीजें। कांग्रेस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। 90% केसेस में क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? विधि के समक्ष समता की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है, आयरिश आयरलैंड से ली गई है, अमेरिका से ली गई है, या फिर कनाडा से ली गई है? विधि के समक्ष समता की अवधारणा जो ली गई है वो ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। अच्छा, देखिए ये विधि के समक्ष समता ये किस आर्टिकल में है? देखिए ये एक मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार का आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। विधि से मतलब कानून ही होता है। अच्छा, कानून के समक्ष समता और कानून का समान संरक्षण ये आर्टिकल 14 में है। कानून का समक्ष समता ब्रिटिश के संविधान से ली गई है, और कानून का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अच्छा, और क्या लिया गया ब्रिटिश के संविधान से या ब्रिटेन के संविधान से? इसमें लिया गया संसदीय शासन प्रणाली, मंत्रिमंडल, एकल नागरिकता, औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का पद, और संसद की सर्वोच्चता, ये ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। अच्छा, आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, मनोनीत सदस्य, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, आगे देखेंगे हम। इसके बाद आता है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया है संवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, संयुक्त अधिवेशन, प्रस्तावना की परिभाषा ली है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। प्रस्तावना की परिभाषा कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। और अमेरिका के संविधान से लिया है हमने मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, महाभियोग, वित्तीय आपातकाल और प्रस्तावना, ये हमने ली है अमेरिका के संविधान से। देखिए, अमेरिका के संविधान से हमने लिया है प्रस्तावना, और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया प्रस्तावना की परिभाषा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है, प्रस्तावना की परिभाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, और प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसके बाद आता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से संविधान से लिया गया संविधान संशोधन। क्या? संविधान संशोधन, याद रखेंगे। सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना, ये सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से लिया गया जीएसटी, राज्यपाल, अवशिष्ट सूची, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है। याद रखेंगे, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस पंचवर्षीय योजना के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया? सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया किस पंचवर्षीय योजना के बाद? आइए देखते हैं। देखिए, ऑप्शन ए 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद, ऑप्शन बी 8वीं के बाद, ऑप्शन सी 11वीं, या फिर ऑप्शन सी 9वीं। देखिए, जो बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया था सार्वजनिक क्षेत्र पर, वो 9वीं पंचवर्षीय योजना के बाद नहीं दिया गया।
ठीक है। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002 तक चली थी और इसका उद्देश्य था मानव संसाधन विकास और गरीबी उन्मूलन पर ध्यान देना। ये नौवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। आठवीं पंचवर्षीय योजना इंपॉर्टेंट है, 1990 से 1995 तक चली थी। इंपॉर्टेंट इस वजह से एग्जाम में काफी बार बनती है क्योंकि इसमें एलपीजी नीतियों की शुरुआत हुई थी। एलपीजी से मतलब हो गया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एलपीजी नीतियों की शुरुआत हुई थी आठवीं पंचवर्षीय योजना से। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक रही और इसका उद्देश्य था तेज और अधिक समावेशी विकास प्राप्त करना। सामाजिक क्षेत्रों पर बल दिया गया 11वीं पंचवर्षीय योजना पर। ठीक है, इसके बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना आई और 7वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 1985 से लेकर 1990 तक चली। उसका उद्देश्य था रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, गरीबी को कम करना, कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर जोर देना। ये 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, याद रखेंगे। अब पंचवर्षीय योजना के बारे में हम पहले पढ़ भी चुके हैं और आज फिर से देख लेते हैं इसे एक बार और पंचवर्षीय योजना के विषय में। देखिए पंचवर्षीय योजना को कहाँ से लिया गया, सोवियत संघ यूएसएसआर यानी कि रूस से लिया गया है पंचवर्षीय योजना को। और पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना बनाने का काम कौन करता था, योजना आयोग करता था और योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। ठीक है, और योजना आयोग को ही सुपर कैबिनेट कहा जाता था। क्या कहा जाता, सुपर कैबिनेट कहा जाता था योजना आयोग को। अब तक हमारे भारत में 12 पंचवर्षीय योजना बन चुकी है। अच्छा, 12 के बाद अभी 13वीं पंचवर्षीय योजना नहीं बनी है और नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि योजना आयोग को खत्म कर दिया गया है। योजना आयोग नीति आयोग आ गया है, अभी हम देखेंगे। देखिए अब तक हमारे भारत में 12 पंचवर्षीय योजना बनी है। 12वीं पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना जो हुई थी वो हुई थी 1951 से लेकर 1956 तक के लिए। अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक के लिए 17 तक बनी थी। 2017 के बाद अभी तक कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी है। योजना इसलिए नहीं बनी क्योंकि योजना आयोग को खत्म कर दिया गया और इन योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन कर दिया गया। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन कर दिया गया, याद रखेंगे। नीति आयोग सरकार के लिए थिंक टैंक की तरह कार्य करती है। नीति आयोग सरकार के लिए थिंक टैंक की तरह कार्य करती है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? सिंधु नदी कहां से निकलती है? ऑप्शन ए बोखरचू, ऑप्शन बी गंगोत्री, ऑप्शन सी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर या फिर ऑप्शन डी जेमू ग्लेशियर। देखिए सिंधु नदी का उद्गम स्थल है बोखरचू। कौन सा? बोखरचू ग्लेशियर, जो कि तिब्बत में स्थित है। अभी हम यहाँ देखेंगे। देखिए सिंधु नदी का उद्गम जो होता है वो तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है। इसके निकट, बोखरचू के निकट हिमनद से होता है और इसे तिब्बत में सिंगी खम्बान या फिर शेरमुख कहते हैं। इसको बोखरचू को तिब्बत में सिंगी खम्बान कहते हैं या फिर शेरमुख कहते हैं। अब तिब्बत से आती है सिंधु नदी और भारत में प्रवेश करती है। किस स्थान पर? दमचोक नामक स्थान पर भारत में प्रवेश करती है। भारत में लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान में दर्दिस्तान में चिल्लड़ के निकट पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और सिंधु नदी का मुहाना कहाँ पर? अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, सिंधु नदी की कुल लंबाई। लेकिन भारत में इसकी कुल लंबाई मात्र 1114 किलोमीटर है। 1114 किलोमीटर है भारत में इसकी लंबाई की। ठीक है, इसकी कई सहायक नदियां हैं जैसे कि श्योक, गिलगिट, शिगार, काबुल, जास्कर और पंचनद। पंचनद में क्या आता है? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, ये पंचनद में आती है। ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, एक नोट पॉइंट याद रखेंगे। सिंधु नदी भारत से होकर गुजरती है, लेकिन सिंधु नदी जल समझौता 1960 के अनुसार भारत इसके विसर्जन क्षमता का केवल 20% भाग ही उपयोग करता है। कितना? केवल 20% भाग ही उपयोग करता है भारत सिंधु नदी के पानी का। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, देख लेते हैं गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम स्थल है। चिमायुंगडुंग ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल है, ये भी तिब्बत में ही स्थित है, चिमायुंगडुंग ग्लेशियर। और जेमू ग्लेशियर ये तीस्ता नदी का उद्गम स्थल है और ये भारत के सिक्किम में स्थित है। जेमू ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? भारत के सिक्किम में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस भारतीय नर्तक को ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए ब्रजेंद्र कुमार पटनायक, ऑप्शन बी बलकार सिद्धू, ऑप्शन सी रविंद्र अतिबुद्धि या फिर ऑप्शन डी पशुमर्ति विट्ठल। तो उनके योगदान के लिए किसको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है रविंद्र अतिबुद्धि। रविंद्र अतिबुद्धि को सम्मानित किया गया है।
देखिए संगीत नाटक अकादमी को देखते हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1952 से। कब से शुरुआत हुई थी? 1952 से शुरुआत हुई थी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की। और ये पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में और नाट्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, ओडिसी नृत्य के कुछ कलाकार देख लेते हैं। रविंद्र अतिबुद्धि तो है ही हैं। इसके अलावा सुतापा तालुकदार, मीनाती मिश्रा, हरे कृष्ण बेहरा, मोहंती, कैलूचरण महापात्र और रविंद्र अतिबुद्धि, ये हैं ओडिसी नृत्य के कुछ कलाकार। इंपॉर्टेंट हैं, याद रखेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडवानी लोक गायिका कौन सी पंडवानी लोक गायिका हैं जो 2003 की पद्म भूषण पुरस्कार से विजेता है? तो कौन पंडवानी लोक गायिका हैं? देखिए, ऑप्शन ए तीजन बाई, ऑप्शन बी ममता चंद्रकर, ऑप्शन सी इला अरुण या फिर ऑप्शन डी सुलक्षणा पंडित। देखिए, तीजन बाई हैं पंडवानी लोक गायिका, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तीजन बाई, जो कि 2003 की पद्म भूषण पुरस्कार विजेता है। देखिए, पद्म पुरस्कार के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है, एक पद्म विभूषण और एक पद्म भूषण और एक पद्म श्री। ठीक है। पद्म विभूषण भारत रत्न के बाद दूसरा भारत का सर्वोच्च सम्मान है, पद्म भूषण तीसरा और ये चौथा। अच्छा, ये पद्म पुरस्कार साहित्य, खेल, कला, समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान और सिविल सेवा आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, पद्म पुरस्कार की स्थापना हुई थी। ठीक है। अब हम देखेंगे 2024 में पद्म पुरस्कार दिया जा चुका है कितने लोगों को? 132 लोगों को दिया जा चुका है। कितने लोगों को दिया जा चुका है? 132 लोगों को दिया जा चुका है, याद रखेंगे। अब इन 132 में से 30 महिलाएं हैं, 9 मरणोपरांत व्यक्ति हैं और 9 विदेशी एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई भी शामिल है। ठीक है, याद रखेंगे। महिलाओं वाला जरूर याद रखना भैया। 132 लोगों में से 30 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया जा चुका है, 9 मरणोपरांत व्यक्ति को दिया जा चुका है, 9 विदेशी लोगों को दिया जा चुका है, याद रखेंगे इसे। अच्छा, पद्म विभूषण पुरस्कार के बारे में बात करेंगे, जो कि इसकी स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है? 5 लोगों को दिया गया है। और प्रथम अलंकृत व्यक्ति कौन थे पद्म विभूषण से? वो थे सत्येंद्र नाथ बोस व अन्य थे। इस बार 5 लोगों को सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण अवार्ड से। कौन कौन? पांचों के नाम आपको याद रखने हैं। वैजंती माला, जो कि आर्ट से संबंधित है और तमिलनाडु से बिलोंग करती है। कोनिडेला चिरंजीवी आर्ट से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। वेंकैया नायडू पब्लिक अफेयर से संबंधित हैं, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। बिंदेश्वर पाठक सोशल वर्कर हैं और बिहार से बिलोंग करते हैं। पद्म सुब्रमण्यम आर्ट से संबंधित हैं और तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तो इन 5 लोगों को दिया गया है कौन सा पुरस्कार? पद्म विभूषण पुरस्कार। ठीक है, याद रखेंगे। ये पांचों के नाम आपको याद रखने, वैजंती माला, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक और पद्म सुब्रमण्यम। ठीक है। इसके अलावा पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया 17 लोगों को। ठीक है, पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया 17 लोगों को। इनमें से कुछ के नाम हमने यहाँ लिख लिए हैं, जैसे कि एम फातिमा बीबी, इनको मरणोपरांत दिया गया है और ये भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, एम फातिमा बीबी। ठीक है। इसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती कला से संबंधित हैं, होमसुजी एन कामा साहित्य से संबंधित हैं, राम नाइक लोक कार्य से संबंधित हैं, दत्तात्रेय अंबादास मयालू कला से संबंधित हैं और ऊषा उथुप भी कला से संबंधित है। विजयकांत कला से संबंधित है और प्यारेलाल शर्मा भी कला से संबंधित हैं। इसके अलावा है श्री तेजस मधुसूदन पटेल, ये मेडिसिन से संबंधित है। तो हमने इन पद्म भूषण पुरस्कारों में 17 लोगों को दिया गया, इनमें हमने कुछ के नाम लिख लिए जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके अलावा पद्मश्री पुरस्कार 110 लोगों को दिया गया, याद रखेंगे। पद्मश्री पुरस्कार 110 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण 17 लोगों को और पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीयू का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? Cu यानी कॉपर का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 3D9 या 4s2, ऑप्शन बी Kr 3D9 4s2, ऑप्शन सी Kr यानी क्रिप्टॉन 3D10 4s1 और ऑप्शन डी आर्गन 3D10 और 4s1। देखिए, आर्गन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 18 होता है। देखिए, कॉपर का परमाणु क्रमांक क्या होता है? कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। अब हम देखेंगे 29 किसका बनना है। जिसको जो 29 बनेगा वो इसका आंसर हो जाएगा। पहले तो हम इसी के ऐसे ही चेक करेंगे। आर्गन का 18, 18 और 9 27, 27 वो 27 और 2 29, यानी कि ये बनना है। हो सकता है कि ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो। ठीक है। क्रिप्टन का बनेगा नहीं, क्योंकि क्रिप्टन का अपने आप में 36 होता है, तो ये इसका 29 है। तो क्रिप्टन क्रिप्टन बोलते खत्म ही हो जाएंगे दोनों तो। ठीक है। आर्गन का देखते हैं, इसका है 3D10 और 4s1। देखिए, कॉपर एक अफवाह के नियम का एक अपवाद है।
तो वैसे होना तो चाहिए 3D9 4s2, लेकिन ये इसका नहीं होगा, इसका ये एक्सेप्शन है। इसका होता है 3D10 4s1। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, ऑफबाउ के नियम के अनुसार से कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से होते हैं। सबसे पहले वेन 1s में जाता है, फिर 2s, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s, फिर 3d 4p 5s, फिर 4d 5p 6s, इसी तरह से चलता रहता है। और आपको पता होगा s में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, s में 2, p में 6, d में 10 और f में हाईएस्ट रह सकते हैं 14। तो इस तरह, ये तो आपको पता ही होगा। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं किसी भी चीज का। ठीक है, अच्छा, इसका यही क्यों हुआ, और ऑफबाउ के नियम के कुछ और भी एक्सेप्शन है, और कौन कौन से एक्सेप्शन इसे देख लेते हैं। और कॉपर का हमने जो अभी देखा था, कॉपर का, जैसे कि इसमें आर्गन AR कैसे आया इसमें, ठीक है, ये भी हम देखेंगे, भी समझेंगे। देखिए, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो इस तरह से हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। होना चाहिए था 4s2 3d9, लेकिन ऐसा नहीं होता इसमें। कॉपर एक्सेप्शन है ऑफबाउ के नियम का। इसका होता है, पहले इसमें डी को भरते हैं पूरा, उसके बाद एस को भरते हैं। ठीक है, डी को कंप्लीट कर देते हैं, डी को 10 कर दिया, उसके बाद एस को हमने केवल 1 ही किया है। ठीक है, ठीक है जी, तो याद रखेंगे इस चीज को। अच्छा, और आर्गन का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखिए 1s2 ये यहाँ से लेके 3p6 तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आर्गन ही तो है। तो इस पूरे को उठा के हमने यहाँ पे रख दिया है आर्गन, AR रख दिया है। क्या रख दिया है, AR। इस वजह से हमने इसको हटा के AR रख दिया, बाकी का बचा हुआ हमने इधर रख दिया। तो ये हो गया कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो यही इसमें ऑप्शन में दे रखा था, इसने ऑप्शन में पूरा नहीं दे रखा था, इतना दे रखा था। ठीक है, तो मुझे समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आर्गन का कैसे आया, यहाँ पे AR कैसे आया। देखिए, ऑफबाउ के और भी कुछ एक्सेप्शन है, वो ने भी देख लीजिए। ये कॉपर का इस वजह से आया क्योंकि एक्सेप्शन है। ठीक है, ऑफबाउ के कुछ और भी हैं, जैसे कि क्रोमियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो, सॉरी, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 24 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s। ठीक है, अच्छा, इसने भरने का तरीका आप जानते हैं ना। देखो, पहले सबसे 1s को भरते हैं, फिर 2s को भरते हैं, फिर 2p को, फिर 3s को भरते हैं, फिर 3p को 4s को भरते हैं, फिर 3d 5 4p 5s को भरते हैं। ये आपको पता होगा। और आपको पता होगा कि s में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। इस s में 2 रह सकते हैं, p में 6 रह सकते हैं, d में 10 रह सकते हैं, और f में 14 रह सकते हैं, f में 14 रह सकते हैं। ये आपको पता होगा। ठीक है, और मैंने बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके अलावा ऑफर का कुछ एक एक्सेप्शन और है, सोना, गोल्ड। इसका इलेक्ट्रॉनिक इसका जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो 79 होता है। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 79 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 और 4d10 5p6 5d10 और 4f14 और 6x1। वैसे होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था 6s2 और 4f13। ठीक है, होना चाहिए था ऐसा, लेकिन हो गया कैसा, 4f14 और 6s1। ठीक है, पहले हमने F को पूरा भर दिया, उसके बाद S को भरा। इस वजह से ये एक्सेप्शन है। इस वजह से सोने का, क्रोमियम का, कॉपर का और चांदी का पूछा जाता है। चांदी का खुद से निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से। ठीक है, परफेक्ट, याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से लेकर 32 तक है नीति निर्देशक तत्व, बिल्कुल गलत, ये नहीं है। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है, ये गलत हो जाएगा। इसे सोवियत संघ के रूस संविधान से लिया गया, नहीं, इसे सोवियत संघ के संविधान से नहीं लिया, संविधान से लिया गया, इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी, ये संविधान के भाग 2 में निर्दिष्ट है, बिल्कुल गलत। ये संविधान के भाग 4 में निर्दिष्ट है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन हो जाएंगे गलत। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान की नवीन विशेषता के रूप में वर्णित है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। देखिए, नीति निर्देशक तत्व देख लेते हैं यहाँ पे। नीति निर्देशक तत्व ये संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक उल्लेख है नीति निर्देशक तत्वों का, और इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। निम्नलिखित में से किस त्योहार का संबंध मुख्य रूप से मणिपुर से है। ऑप्शन ए हरेली, ऑप्शन बी बैसाखी, ऑप्शन सी याओशांग, या फिर ऑप्शन डी भवनाथ। देखिए, मणिपुर से संबंधित है याओशांग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी याओशांग। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए, मणिपुर से और भी कुछ त्योहार संबंधित हैं। याओसांग डोल यात्रा, कांग रथ यात्रा, चेरी ब्लॉसम, चुम्फा और लाई हरोबा, ये मणिपुर के कुछ त्योहार हैं। ठीक है, अच्छा, ये हरेली छत्तीसगढ़ का त्योहार है। हरेली छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और कौन कौन छत्तीसगढ़ में मनाए जाते हैं, हरेली मड़ई, भोजली पोला और छेरछेरा मेघनाथ पर, ये मनाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में। अच्छा, भवनाथ मेला कहाँ मनाया जाता है,
सॉरी बैसाखी, बैसाखी कहाँ मनाया था? पंजाब में। बैसाखी कहाँ मनाया था? पंजाब में। पंजाब में आता है होला मोहल्ला। बैसाखी और गुरु पर्व लोहड़ी ये पंजाब में मनाया जाता है। भवनाथ मेला गुजरात में मनाया जाता है, और गुजरात के कुछ त्योहार देख लेते हैं। माधवपुरम मेला, भवनाथ मेला, बौथा मेला, रण उत्सव, शामलाजी पैराग्लाइडिंग उत्सव, ये गुजरात के त्योहार होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव और ताड़नेतर भी मनाए जाते हैं। ठीक है, याद रखें। आगे चलते हैं। पदार्थ की वह अवस्था कौन सी है जो एक समानता का गुण प्रदर्शित करती है? ऑप्शन ए हिम, ऑप्शन बी ठोस, ऑप्शन सी द्रव, या फिर ऑप्शन डी गैस। तो पदार्थ की वह अवस्था कौन सी है जो एक समानता का गुण प्रदर्शित करती है? तो एक समानता का जो गुण प्रदर्शित करती है वो होती है गैस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पौष्टिकीकरण विधि में सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए दूध को किस तापमान पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है? तो दूध सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए तापमान, दूध को किस तापमान पर गर्म किया जाता है? ऑप्शन ए 45, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन सी 70, या फिर ऑप्शन डी 20। देखिए, इसको जो गर्म किया जाता है वो 72 डिग्री सेल्सियस पर 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, लेकिन 72 के जो नजदीक है वो है 70, तो इसके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 70। देखिए, पौष्टिकीकरण विधि जो लुई पास्चर ने दिया था इस सिद्धांत को, और पौष्टिकीकरण विधि में क्या होता है, इसमें दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए, जिस तरह से हम अपने दूध को उबालते हैं, अब इतने सारे दूध को जब हम कोई कंपनी फैक्ट्रियां होती हैं तो उसमें तो पूरे टैंक के टैंक भरे होते हैं, तो इतने सारे दूध को तो उबाल नहीं सकते हैं, तो उसके लिए उसके जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको मारने के लिए क्या किया जाता है? उनके मारने के लिए पौष्टिकीकरण सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। पौष्टिकीकरण विधि से उनके कीटाणुओं को, इनके सूक्ष्म जीवों को मार दिया जाता है। देखिए, दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए दूध को पाश्चुरीकरण करते हैं, और इसकी खोज की थी लुई पास्चर ने। और ये दो विधियों के द्वारा होता है। एक तो लो टेम्परेचर होल्डिंग होता है, इसमें लगभग 30 मिनट तक गर्म करते हैं 62.8 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, और जल्दी करना हो तो वो हाई टेम्परेचर होल्डिंग आ जाता है, इसमें 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, और उसके सारे के सारे सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। ठीक है, कब, कितने सेकंड तक? 15 सेकंड तक गर्म करते हैं। और इस सिद्धांत को किसने दिया? पाश्चुरीकरण ने सिद्धांत दिया था। तो उनको हम, जो बड़ी बड़ी कंपनियां फैक्ट्रियां होती हैं उनमें हम दूध को गर्म थोड़ी करते हैं, मतलब उसको दूध को उबालते थोड़ी है इतनी देर जितने हम अपने घर पे उबालते हैं, तो उनको पाश्चुरीकरण सिद्धांत से उनको सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमनद प्रवाह द्वारा उत्कीर्ण की गई पहाड़ियों की एक अंडाकार आकार की श्रृंखला का नाम बताइए। ऑप्शन ए संतूर, ऑप्शन बी तंदूर, ऑप्शन बी ड्रमलेंस, ऑप्शन सी मोरैन, या फिर ऑप्शन डी एस्कार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ड्रमलेंस, ऑप्शन बी ड्रमलेंस। हिमनद प्रवाह के द्वारा उत्कीर्ण की गई पहाड़ियों के एक अंडाकार आकार का नाम है ड्रमलेंस। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सकल प्राथमिक घाटा किसके बराबर होता है? देखिए, प्राथमिक घाटा के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। प्राथमिक घाटा जो होता है, राजकोषीय घाटा में से जब ब्याज को हटा देते हैं तो प्राथमिक घाटा आ जाता है। देख लेते हैं कुछ है इसमें। ऑप्शन ए, देखिए, सकल राजकोषीय घाटा और ब्याज के भुगतानों के बीच का अंतर सकल प्राथमिक घाटा, जो बिल्कुल सही यही है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी, कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर, नहीं। निवल ऋण ग्रह और निवल पूंजीगत प्राप्तियों के बीच अंतर, नहीं। और राजस्व घाटे और पूंजीगत व्यय के बीच अंतर, नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, मैं बता चुका हूँ आपको, सकल प्राथमिक घाटा जो होता है वो होता है सकल राजकोषीय घाटा माइनस के ब्याज भुगतान, ये सकल प्राथमिक घाटा आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कौन सी है? हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी वहिंद, या फिर ऑप्शन डी मुल्तान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वहिंद। क्या इसका सही जवाब है? ऑप्शन सी वहिंद। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पॉइंट ए, लाई हरोवा मणिपुरी नृत्य का सबसे पुरानी शैली है। पॉइंट बी, रास संकीर्तन और थंगटा इस नृत्य की सबसे लोकप्रिय शैलियां हैं। पॉइंट सी, मणिपुरी नृत्य की उत्पत्ति जैन पारंपरिक नृत्य शैली से हुई है। देखिए, इसमें मणिपुरी नृत्य की उत्पत्ति जैन पारंपरिक शैली से नहीं हुई है, इसमें सी गलत हो जाएगा। इसमें सही हो जाएगा पॉइंट ए और पॉइंट बी, इसका सही हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरोपण और ऋण ग्रहण ब्याज के लिए खर्च करने के वित्त साधन कैसे हैं? विवेकपूर्ण हैं, विभेदित हैं, समतुल्य हैं, या फिर रियायती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समतुल्य हैं, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। में से क्या सरकारी बजट का एक उद्देश्य है? सरकारी बजट का इसमें से क्या उद्देश्य है? जीडीपी ग्रोथ यानी कि जीडीपी विकास, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज संसाधनों का पुनर्वंटन, बैलेंस रीजनल ग्रोथ
यानी कि संतुलित क्षेत्रीय विकास। देखिए निम्नलिखित में से क्या सरकारी बजट का एक उद्देश्य है? सरकारी बजट का तीनों ही उद्देश्य होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल, ए, बी एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोलर इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना जाता था, भारत में कृषि अनुसंधान और शिक्षा का प्रभारी है। ऑप्शन ए एफसीआई, भारतीय खाद्य निगम। ऑप्शन बी एपेडा, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। ऑप्शन सी नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। या फिर ऑप्शन डी आईसार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आईसार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। देखेंगे एफसीआई, एपेडा और नाबार्ड के बारे में और थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं हम। देखिए एफसीआई की फुल फॉर्म होती है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। इसका काम था कृषि उत्पादन के बाद रख रखाव की जिम्मेदारी एफसीआई की होती है और यह पूरे देश में खाद्यान्नों की खरीद बिक्री और वितरण भी करता है। नाबार्ड को देखेंगे, नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड की फुल फॉर्म है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है और ये वाणिज्य बैंकों के ऋण देने के माध्यम से कृषि, लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों को ऋण प्रदान करता है नाबार्ड। ठीक है, एपेडा को देखेंगे, एपेडा की फुल फॉर्म होती है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड है, प्रोवेस्ड नहीं है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। इसकी स्थापना हुई थी। ये भारत से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और विकास के लिए जिम्मेदार है। ये निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, विकास के लिए जिम्मेदार होता है एपेडा। ठीक है, याद रखेंगे सारी चीजें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी तेलंगाना में, या फिर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या कर्नाटक में। देखिए राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी स्थित है उत्तर प्रदेश में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इसकी स्थापना हुई थी 1930 में। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की स्थापना हुई थी और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका उद्देश्य है समाज के लाभ के लिए विज्ञान और उसके अनुप्रयोग को बढ़ावा देना, ये राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का उद्देश्य है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प को पहचानिए। इसमें से कौन सा भिन्न है उसको पहचानना है। ऑप्शन ए आंतरिक मूल्य, ऑप्शन बी जारी करने वाले प्राधिकारी की गारंटी, ऑप्शन सी कागजी मुद्रा, या फिर ऑप्शन डी वैध मुद्रा। देखिए जारी करने वाले प्राधिकार की गारंटी और कागजी मुद्रा, वैध मुद्रा, ये सारे एक से हैं। केवल इसमें ए अलग है, आंतरिक मूल्य अलग है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी, हमारी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के टेक केयर, बाय बाय।